नमस्ते बच्चों, कक्षा 8 विज्ञान नौवां लेसन का पार्ट फर्स्ट है जंतुओं में जनन। इसके बारे में पढ़ेंगे कि जंतुओं में जनन क्यों होता है। प्रत्येक जो जंतु जीव जंतु चाहे मानव जाति हो, वो चाहता है कि उसकी जो जाति है उसकी निरंतरता बनी रहे, उसका जो वंश है वो चलता रहे, वो कभी भी न रुके, कभी भी। प्रत्येक जीव जंतु और यही चाहता है कि उसकी जो जाति है उसकी निरंतरता बनी रहे। इसके लिए वो क्या करते हैं, प्रजनन और जनन की प्रक्रिया करते हैं और अपने ही जैसे किसी शिशु को जन्म देते हैं। तो ये क्या है, जंतु में जनन। और इसके बाद जंतु में जनन की विधियां हैं। जंतु में जनन की दो विधियां हैं, एक है लैंगिक जनन और दूसरी है अलैंगिक जनन। एक है लैंगिक जनन और दूसरी है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन के अंतर्गत क्या होता है कि नर व मादा दोनों की आवश्यकता होती है और दोनों के निषेचन से जुगमनज बनते हैं और जुगमित होकर वो एक शिशु का निर्माण होता है और उसको जन्म देते हैं। लैंगिक जनन भी दो प्रकार से होता है, एक आंतरिक निषेचन होता है और एक बाह्य निषेचन होता है। तो इसके बारे में अपने आगे से आगे पढ़ेंगे। और अलैंगिक जनन में क्या होता है कि किसी इसमें दो नर व मादा दोनों की आवश्यकता नहीं होती। इसमें जैसे हाइड्रा, ये एक दो चीज़ों में ही होता है, हाइड्रा और अमीबा। इसमें वही अपघटित होकर अपने शरीर के ही किसी एक अंश को अलग कर देते हैं और उससे ही दूसरे शिशु विकसित हो जाता है। तो देखो, एक सारणी दे रखी है कि मनुष्य और इसके बच्चे को क्या कहते हैं, शिशु। बिल्ली के बच्चे को क्या कहते हैं, बिल्ली ही कहते हैं। कुत्ते के बच्चे को पप्पी कह देते हैं इंग्लिश में, जैसे तितली के कैटरपिलर, मुर्गी का चूजा, गाय के बच्चे को बछड़ा कह देते हैं और मेंढक के बच्चे को लार्वा, या फिर अभी पढ़ा था टैडपोल, अपने दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे, टैडपोल कहते हैं। ये सारणी आप भर सकते हो। इसके बाद लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में मैंने आपको बताया है कि नर व मादा के जो विभिन्न जनन अंग होते हैं उनसे जुगमनज बनते हैं और जुगमनज विकसित होकर एक नया जीव उत्पन्न होता है। इसी प्रकार जनन जिसमें नर व मादा दोनों का संलयन होता है तो उसे क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो शुक्राणु और अंडाणु होते हैं वो क्या होते हैं, एक कोशिकीय होती हैं, लेकिन जुगमित होकर बनने वाला जो नया पदार्थ है वो क्या होता है, द्विगुणित होता है, वो एक गुणित नहीं होता। इसके बाद नर जनन अंग होते हैं, उसमें तीन मुख्य भाग होते हैं। एक जोड़ा वृषण होते हैं, दो शुक्राणु नलिकाएं और एक शीशन होता है। इसमें क्या कहते हैं, वृषण नर जो जुगमनज उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं। और जो शुक्राणु होता है उसकी एक लंबी पूंछ भी होती है। ये नर जनन अंग के बारे में बताया गया है कि वृषण कौन सा है, शीशन कौन सा और शुक्राणु नलिका। इसके बाद जो शुक्राणु होता है उसकी एक लंबी पूंछ होती है और जो पहली जानना चाहती है कि शुक्राणु की जो पूंछ है वो किस काम आती है, तो जो शुक्राणु की पूंछ है वो उसको गति करने के काम आती है। इसके बाद मादा जनन अंग के बारे में बताया गया है कि इसमें एक अंडाशय होता है एक जोड़ी, और अंडवाहिनी और गर्भाशय होता है। इसमें भी तीन ही मुख्य अंग होते हैं। जो मादा जो जनन अंग जुगमनज उत्पन्न करता है उसे अंडाणु और जो नर उत्पन्न करता है उसे वृषाणु कहते हैं। लेकिन ये दोनों ही क्या होते हैं, एकल कोशिकीय होते हैं और अति सूक्ष्म होते हैं। लेकिन मुर्गी का अंडा और शुतुरमुर्ग का अंडा भी एकल कोशिकीय ही है। मुर्गी का और जो शुतुरमुर्ग का अंडा है वो सबसे बड़ी एकल कोशिका के अंतर्गत आता है। इसे अपने सीधे ही नजर आंखों से देख सकते हैं, लेकिन नहीं तो लगभग जो एकल कोशिकीय होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, उन्हें अपने सीधी आंखों से नहीं देख सकते, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं। इसके बाद बूझो जानता है कि सभी के अंडों का जो साइज है वो क्या होता है, अलग अलग होता है और अंडाणु अति सूक्ष्म होते हैं मनुष्य में, और शुतुरमुर्ग का अंडा है वो सबसे विशाल होता है। इसके बाद जो निषेचन की प्रक्रिया में क्या होता है, अंडाणु शुक्राणु एक दूसरे के संपर्क में आते हैं जिससे निषेचन होता है और निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनते हैं, जुगमनज बनते हैं, जो क्या होते हैं, बहुगुणित होते हैं। ये निषेचन की प्रक्रिया के बारे में दिखाया गया है। इसके बाद निषेचन दो प्रकार का, आंतरिक निषेचन, बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन उसे कहते हैं जो मादा के शरीर के अंदर होता है, उसे कहते हैं आंतरिक निषेचन, और जो मादा के शरीर के बाहर होता है उसे कहते हैं बाह्य निषेचन। मादा के शरीर के अंदर जो होता है और जो भी संतति उत्पन्न होती है उसमें कुछ गुण नर के, कुछ गुण मादा के, और नहीं तो अपने कह सकते हैं कि दादा दादी और नाना नानी के भी कुछ गुण उत्पन्न होते हैं। इन गुणों को वंशानुगत गुण कहते हैं, क्योंकि
उसकी उत्पत्ति में वह सहायक थे। तो कुछ ना कुछ गुण उनके अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के आते हैं। इसके बाद परखनली शिशु के विषय में आपने सुना होगा, IVF तकनीक थी। देखो, एक बार बताया गया था कि उसके अंडवाहिनियाँ किसी स्त्री की अवरुद्ध होगी तो ऐसी स्त्रियाँ क्या होती है, प्रजनन करने में सक्षम नहीं होती। तो सक्षम नहीं होती, क्यों नहीं होती? क्योंकि अंडवाहिनियाँ अवरुद्ध होगी तो जो शुक्राणु हैं वो उसके अंडाशय तक नहीं पहुंच सकते। तो फिर क्या करता है डॉक्टर, उसके मादा के शरीर से इन विट्रो निषेचन हो सके, इस निषेचन के लिए वो क्या करता है, एक सप्ताह तक विकसित करता है। उनके कृत्रिम निषेचन करवाकर उनके शुक्राणु और अंडाणु लेकर बाहर अभिक्रिया करवाता है। और उसके बाद एक सप्ताह के बाद जब वो विकसित हो जाते हैं तो उसे माता के गर्भाशय में स्थापित कर देता है और उसका फिर पूर्ण शिशु की तरह विकास होता है। और इस तरह जन्मे शिशु को क्या कहते हैं, परखनली शिशु कहते हैं। शिशु का विकास परखनली में नहीं हो सकता। यह वैसे नाम है इसका परखनली शिशु, क्योंकि उसका जो निषेचन किया गया था वो एक परखनली के अंदर किया जाता है कि शुक्राणु और अंडाणु लेकर, लेकिन उसको बाद में तो मादा के गर्भाशय में ही स्थापित किया जाता है। तो इसलिए ये परखनली शिशु की अभिक्रिया है। तो इसके आगे का जो पार्ट अपने दूसरी वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।